नमस्कार, टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहित मल्होत्रा। आइए आपको बताते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। पंजाब के बरनाला में 22 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मियों पर पंजाब पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के मामले ने लगातार तूल पकड़ा हुआ है। इसी मामले को लेकर सफाई कर्मियों के संगठनों और वाल्मीकि समाज से जुड़े संगठनों के द्वारा 30 जुलाई यानी गुरुवार को पंजाब बंद की कॉल दी गई, जिसका व्यापक असर पंजाब के कई शहरों में दिखाई दिया। पंजाब के लुधियाना, कपूरथला समेत अन्य कई ऐसे शहर हैं जहां पर इस पंजाब बंद का व्यापक असर दिखाई दिया और तमाम बाजार और मार्केट बंद दिखाई दिए। कई शॉपिंग मॉल्स को भी एहतियातन बंद रखा गया। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक इस पंजाब बंद की कॉल दी गई थी और इस पंजाब बंद का व्यापक असर सीधे तौर पे दिखाई दिया है। ये मामला 22 जुलाई को तब बढ़ गया था जब बरनाला नगर निगम के बाहर सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हें रोकने के लिए जब पंजाब पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची तो इस दौरान टकराव की स्थिति बन गई थी, जिसके बाद आरोप है कि पंजाब पुलिस ने मौके पर मौजूद सफाई कर्मियों पर लाठीचार्ज किया था और इस घटना में कई सफाई कर्मियों को चोटें आई थी, जिसमें कुछ महिलाएं भी हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसी लाठीचार्ज की घटना के बाद से ही लगातार पंजाब में काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। इससे पहले भी वाल्मीकि समाज से जुड़े संगठनों और सफाई कर्मियों के संगठनों के द्वारा पंजाब बंद की कॉल दी गई थी और उस पंजाब बंद का भी काफ़ी असर देखा गया था। 30 जुलाई को भी जो पंजाब बंद बुलाया गया उसका काफ़ी व्यापक असर सामने आया है। तो कुल मिलाकर अगर हम आपको बताएं तो लुधियाना, भटिंडा, होशियारपुर, फाजिलका, कपूरथला, अमृतसर, पटियाला, पठानकोट और गुरदासपुर ये तमाम वो ज़िले हैं जहां पर इस पंजाब बंद का व्यापक असर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस बंद को कई सामाजिक संगठनों के साथ ही कई अन्य जो मार्केट एसोसिएशन है, व्यापारी संगठन है, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है और इसी वजह से इन शहरों में बाज़ार बंद रहे। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक तमाम मार्केट्स को बंद रखा गया और इस विरोध प्रदर्शन में लोग शामिल हुए हैं। हालांकि जालंधर में सफाई कर्मियों ने कहा था कि इससे पहले पंजाब बंद बुलाया जा चुका है, इसी वजह से सफाई कर्मियों के द्वारा जालंधर में प्रदर्शन किया गया। अपनी मांगों को लेकर लगातार सफाई कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है। हालांकि पंजाब पुलिस के द्वारा एक्शन लिया गया है। जो डीएसपी इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार है, जिन्होंने लाठीचार्ज के आदेश दिए थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सफाई कर्मी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस के तमाम ऐसे अधिकारी जो कि इस लाठीचार्ज की घटना में शामिल थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उन्हें नौकरी से डिसमिस कर दिया जाए। तो फिलहाल लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है। अमृतसर में इसी प्रोटेस्ट के दौरान एक घटना भी हुई है, जिसमें एक बताया जा रहा है कि एंटी राइट पुलिस यानी एआरपी के जवान की मौत हो गई है। जवान भंडारी पुल से गुजर रहा था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुल को बंद करने के लिए वहां पर रस्सियां लगाई हुई थी, लेकिन ये रस्सी इस पुलिसकर्मी को दिखी नहीं, जिसके कारण इसकी स्कूटी इन रस्सियों में जाकर फंस गई। ये नीचे गिर गया और उसके गले में रस्सी फंसने से बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी की मौत हुई है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार पंजाब पुलिस जांच कर रही है। जिन प्रदर्शनकारियों ने भंडारी पुल को बंद किया था उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन आरोप है कि रस्सी में गला फंसने के कारण ही पुलिसकर्मी की मौत हुई है। तो फिलहाल लगातार ये हंगामा जारी है। पंजाब में सफाई कर्मियों की हड़ताल भी लगातार चल रही है। पंजाब सरकार की ओर से इस पूरे मामले को ख़त्म करने का प्रयास किया गया। पंजाब सरकार ने संविदा सफाई कर्मचारियों का जो मानदेय है उसको बढ़ाकर 20,520 रुपये प्रति माह करने का ऐलान किया, लेकिन इसके बावजूद जो कर्मचारी यूनियन है और सफाई कर्मियों की यूनियन है वो लगातार पंजाब सरकार के ऐलान से संतुष्ट नहीं है। इन लोगों का कहना है कि जो वेतन बढ़ोतरी की गई है वो काफ़ी कम है और जो मानदेय है उसको बढ़ाकर कम से कम 40,000 रुपये प्रति माह किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सरकार ने संविदा कर्मचारियों को रेगुलर नौकरी देने के लिए उनकी उम्र की सीमा जो है वो अधिकतम 45 वर्ष तय कर रखी है। इस उम्र सीमा को लेकर भी विवाद है। कर्मचारियों का कहना है कि उम्र सीमा को कम किया जाना चाहिए ताकि जो सफाई कर्मी लंबे वक्त से काम कर रहे हैं उन्हें रेगुलर नौकरी का फ़ायदा मिल सके। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर लगातार पंजाब सरकार और सफाई कर्मियों के बीच टकराव जारी है। बड़ी बात यह है कि सफाई कर्मियों पर बरनाला में जो लाठीचार्ज हुआ था उस घटना के बाद कई वाल्मीकि समाज से जुड़े सामाजिक संगठन इस पूरे प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं। उनका कहना है कि काफ़ी बर्बरतापूर्ण तरीके से सफाई कर्मियों को पीटा गया। महिला सफाई कर्मियों के साथ भी वहां पर पिटाई की गई, उन पर लाठीचार्ज किया गया। इसी वजह से ठोस कार्रवाई की जाए। जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने लाठीचार्ज किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी है और साथ ही अपनी मांगों को लेकर भी सफाई कर्मी लगातार
पंजाब सरकार के साथ एक तरह से टकराव की स्थिति में है। सफाई कर्मियों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक हड़ताल भी जारी रहेगी। और बरनाला में जो लाठीचार्ज की घटना हुई है उसमें पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर भी लगातार धरना चलता रहेगा। तो गुरुवार 30 जुलाई को एक बार फिर से पंजाब में पंजाब बंद की जो कॉल थी उसका व्यापक असर सीधे तौर पर सामने आया है। थाईलैंड के पटाया में 3 भारतीय टूरिस्टों को किडनैप करने और फिर उनके परिवार से फिरौती मांगने के मामले में थाईलैंड पुलिस ने 5 भारतीयों को गिरफ्तार किया है। इस मामले का मुख्य मास्टरमाइंड पंजाब के जालंधर का रहने वाला है। इसी वजह से इस अपहरण की घटना के पीछे पंजाब का कनेक्शन सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि जालंधर का रहने वाला अवतार सिंह इस अपहरण और उसके बाद फिरौती मांगने की साजिश का मास्टरमाइंड था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इन 3 भारतीय टूरिस्टों को पहले सस्ते टूर पैकेज के नाम पर थाईलैंड के पटाया में बुलाया और यहां पहुंचने पर उन्हें किडनैप करके उनके परिवार से 40 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से 1 करोड़ 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। इस मामले को लेकर जब थाईलैंड पुलिस को पूरे रैकेट की जानकारी लगी तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया है और भारतीय एजेंसियों को भी इस मामले को लेकर जानकारी दे दी गई है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक आरोपियों ने बताया है कि उन्हें एक पाकिस्तानी नागरिक ने इन 3 भारतीय टूरिस्टों को किडनैप करने के लिए कहा था। पुलिस ने फिलहाल इन तीनों ही भारतीय टूरिस्टों को रिकवर कर लिया है। उन्हें अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़वा लिया गया है। पीड़ितों की पहचान मोहित, आशीष और हिमांशु के रूप में हुई है। आरोपियों ने इन्हें सस्ते टूर पैकेज का बहाना देकर थाईलैंड के पटाया बुलाया और यहां आने पर उन्हें बंधक बनाकर उनके परिवार से फिरौती मांगनी शुरू कर दी। भारत में रहने वाले परिवारों को जब थाईलैंड के पटाया से फिरौती वाले कॉल आ रहे थे तो उसके बाद उन्होंने भारतीय एम्बेसी से भी संपर्क किया, भारतीय एजेंसियों को पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद थाईलैंड पुलिस ने तीनों भारतीय टूरिस्ट को ढूंढ निकाला और इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। बताया जा रहा है कि जैसे ही ये तीनों लोग घूमने के लिए थाईलैंड पहुंचे थे, इन्हें एक घर में बंधक बनाकर रख लिया गया और उसके बाद इनके परिवारों को फ़ोन करके 40 लाख रुपए प्रति युवक के हिसाब से कुल 1 करोड़ 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। लेकिन परिवार ने वक्त रहते भारतीय एम्बेसी और भारतीय एजेंसियों को सूचित कर दिया, जिसके बाद थाईलैंड पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी गई और इस मामले को सुलझा लिया गया है। पुलिस के मुताबिक जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उसमें मुख्य जो मास्टरमाइंड है उसका नाम अवतार सिंह है, जो कि पंजाब के जालंधर का रहने वाला है। उसके साथ ही जगजीत सिंह, रमभालक सिंह, सुखबीर सिंह और कुलरा सिंह नाम के अन्य आरोपी हैं जो कि पंजाब के अलग अलग इलाकों से संबंध रखते हैं। इन लोगों ने ही मिलकर इस पूरे रैकेट को तैयार किया था। एक पाकिस्तानी नागरिक इस पूरे मामले में इन लोगों को बता रहा था कि कैसे इस साजिश को अंजाम दिया जाना है। जो टूरिस्ट सस्ते टूर पैकेज के नाम पर थाईलैंड के पटाया आएंगे उनको कहां रखे जाना है, इसको लेकर भी पाकिस्तानी नागरिक ही पूरे ऑपरेटिव के तौर पे काम कर रहा था। फिरौती की जो रकम मांगी गई थी उसे क्रिप्टो करेंसी के जरिए लेने की योजना बनाई गई थी और इसके बदले आरोपियों ने नकदी, कीमती सामान और थाईलैंड से बाहर जाने के लिए एयरलाइन टिकट देने का वादा भी इन परिवारों को किया था। लेकिन जो भारत में रहने वाले परिवार थे उनको शक हो गया कि उनके परिवार के बच्चे जिन्हें सस्ते टूर पैकेज के नाम पर पटाया बुलाया गया है वो किडनैप हो चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने भारतीय एजेंसियों और भारतीय एम्बेसी को पूरे मामले की जानकारी दे दी। फिलहाल इस घटना में जो मास्टरमाइंड है जो कि पंजाब के जालंधर का रहने वाला है, उसके साथ ही अन्य 5 आरोपियों को थाईलैंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इन आरोपियों से पूछताछ हो रही है कि क्या इससे पहले भी ये कई भारतीय टूरिस्टों को ऐसे ही ठग चुके हैं, उन्हें सस्ते टूर पैकेज के नाम पर क्या उनका भी थाईलैंड बुलाकर अपहरण किया गया और उसके बाद उनके परिवारों से फिरौती मांगी गई है। इस मामले को लेकर लगातार थाईलैंड की पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है और भारतीय एजेंसियां भी लगातार इस जांच में शामिल हैं। पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी को लेकर बनाए गए पंजाब सरकार के संशोधित कानून को लेकर श्री अकाल तख्त साहिब और पंजाब सरकार के बीच टकराव लगातार जारी है। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने 29 जुलाई यानी बुधवार के दिन पंजाब सरकार के द्वारा भेजे गए जवाब को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि जो आपत्तियां और बदलाव पंजाब सरकार को इस कानून में करने के निर्देश दिए गए थे उसमें से 90% के आसपास आपत्तियों और सुझावों पर सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया है। सिर्फ 10% आपत्तियों और बदलावों पर ही पंजाब सरकार ने काम किया है। सीधे तौर पे अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने कहा है
कि अधिनियम में वीर शब्द को हटाने, कस्टोडियन शब्द की परिभाषा और सिख रहत मर्यादा से जुड़े प्रावधानों पर वो असंतोष जताते हैं, क्योंकि इन तमाम बदलावों के लिए श्री अकाल तख्त साहिब ने लिखित तौर पर पंजाब सरकार को कहा था, लेकिन पंजाब सरकार ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। अकाल तख्त साहिब की तरफ से ये भी कहा गया है कि तय किए गए 1 महीने की समय सीमा के अंदर भी सरकार चुप्पी साधे रही और बिना पंथक सहमति के कानून को आगे संशोधित करने के रवैये को जो पंजाब सरकार के शासक हैं उनका अहंकार भी श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से बताया गया है। मामले की समीक्षा के लिए श्री अकाल तख्त साहिब ने 5 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम बना दी है, जो कि सरकार को आपत्तिजनक प्रावधान हटाने के लिए 2 महीने का वक्त दे रही है। इस अल्टीमेटम के दौरान पंजाब सरकार को धार्मिक संस्थाओं और ख़ासतौर पर श्री अकाल तख्त साहिब के सुझावों के अनुसार इस कानून में बदलाव लाना होगा। अगर हम इस पूरे मामले के बैकग्राउंडर की बात करें तो आपको बता दें कि 13 अप्रैल 2026 को बैसाखी के दिन पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था और पंजाब विधानसभा में जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन एक्ट 2026 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था। इस कानून का उद्देश्य मुख्य रूप से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामलों को रोकना और बेअदबी के मामलों में सख्त सजा के प्रावधान का था। इस नए कानून के तहत दोषियों को उम्र कैद तक की सजा और 25 लाख रुपए तक के जुर्माने का कड़ा प्रावधान रखा गया था। लेकिन श्री अकाल तख्त साहिब और अन्य सिख संस्थाओं का कहना था कि ये धर्म से जुड़ा मामला है और इसमें पंजाब सरकार बेवजह दखल दे रही है। अगर कोई नया कानून लाना भी था तो उसे लेकर श्री अकाल तख्त साहिब और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जैसी जो सिख संस्थाएं हैं उनसे विचार विमर्श करना चाहिए था। तो कुल मिलाकर श्री अकाल तख्त साहिब ने जो जवाब पंजाब सरकार की ओर से दाखिल किया गया है उसे खारिज कर दिया है। ऐसे में क्या अब ये संशोधित कानून जिसमें बदलाव करने के निर्देश श्री अकाल तख्त साहिब ने दिए हैं वो आने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र में लाया जाएगा नहीं, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि 3 अगस्त से पंजाब विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और माना जा रहा था कि इसी सत्र में जो भी सुझाव श्री अकाल तख्त साहिब ने दिए हैं उसी के अनुसार इस कानून को संशोधित करके एक बार फिर से पारित करवाया जाएगा। लेकिन फिलहाल श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। 2 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। तो ऐसे में क्या पंजाब सरकार इस कानून में संशोधन करने के लिए कोई प्रस्ताव विधानसभा में लाएगी, इसको लेकर अब सस्पेंस बन गया है। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। इस बयान के सामने आने के बाद हरियाणा की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के नेताओं ने श्याम सिंह राणा के इस बयान का विरोध किया है और उनसे माफ़ी मांगने की मांग उठाई है। बताया जा रहा है कि श्याम सिंह राणा एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए करनाल के घरौंडा पहुंचे थे और वहां पर जब पत्रकारों ने उनसे केंद्र सरकार के द्वारा लाए जा रहे संशोधित शिक्षा बिल को लेकर सवाल किया और लोकसभा में जो हंगामा हो रहा है उसे लेकर प्रश्न किया, तो श्याम सिंह राणा अपने शब्दों की मर्यादा भूल गए। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी ना देसी हैं ना विलायती हैं, वो बीच का माल हैं। इसके साथ ही श्याम सिंह राणा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि उन्होंने कई राहुल गांधी के बयान टीवी पर देखे और सुने हैं और वो देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को ना राजनीति की समझ है और उनकी राजनीति और सोच दोनों ही समझ से परे हैं। श्याम सिंह राणा का ये बयान तुरंत ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद लगातार कांग्रेस के द्वारा इस बयान को लेकर सवाल उठाया गया। श्याम सिंह राणा को लेकर कांग्रेस का कहना है कि वो पुराने राजनेता हैं, फिलहाल हरियाणा की कैबिनेट में कृषि मंत्री हैं, तो उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए था। फिलहाल कांग्रेस ने इस पूरे बयान का विरोध किया है, कृषि मंत्री से माफ़ी की मांग की है, लेकिन फिलहाल ये बयान देने के बाद कृषि मंत्री पूरी तरह से खामोश हैं और उनका सीधे तौर पे कहना है कि इस बयान के गलत मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि राहुल गांधी को देश की राजनीति और मुद्दों की समझ नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजधानी शिमला में अनियंत्रित हो चुके और अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए एक बड़े ऐतिहासिक कदम का ऐलान कर दिया है। हिमाचल कैबिनेट ने एक ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसके बाद राजधानी शिमला के सबसे भीड़भाड़ वाले कोर एरिया के अधिकांश हिस्सों को नो कंस्ट्रक्शन जोन के तौर पर घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस फैसले के लागू होने के बाद शिमला के कोर और संवेदनशील क्षेत्रों में नए निजी मकान या व्यावसायिक भवनों के निर्माण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। आम जनता की सुविधा के लिए बनने वाले सरकारी भवनों और पुराने पड़ चुके मकानों को उनके मूल स्वरूप के अनुसार दोबारा बनाने को लेकर कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन इससे लेकर हिमाचल सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
इस पूरी योजना को लेकर नगर एवं ग्राम नियोजन टीसीपी विभाग एक पूरा मसौदा तैयार कर रहा है, जिसे लेकर अधिसूचना जल्द ही जारी कर दी जाएगी। अधिसूचना जारी होने के बाद आम जनता से आपत्तियां और सुझाव भी इस मसौदे को लेकर मांगे जाएंगे। बताया जा रहा है कि हिमाचल सरकार के प्रस्ताव के अनुसार संजौली सड़क के ऊपर का जो पूरा क्षेत्र है शिमला के इलाके में, इसके साथ ही कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, लक्कड़ बाजार, रिज मैदान, रानी झांसी पार्क, मॉल रोड, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्लार्क्स होटल, ओक ओवर, छोटा शिमला और वापस संजौली तक का व्यापक इलाका इस नए निर्माण प्रतिबंध के दायरे में आ जाएगा। इन क्षेत्रों में अब निजी स्तर पर नए भवनों के निर्माण की अनुमति नहीं मिलेगी। कोई विशेष परमिशन लेकर ही अगर किसी को अपने पुराने मकान को रिपेयर करना है, लेकिन उसी स्ट्रक्चर में ही उस मकान को रिपेयर करना होगा। इसके साथ ही अगर कोई सरकारी भवन जनता की सुविधा के लिए बनना अनिवार्य है, तब ही हिमाचल सरकार किसी कंस्ट्रक्शन को लेकर अनुमति देगी। तो ये एक बड़ा फैसला है। हिमाचल के लोग सीधे तौर पर ये मुद्दा कई बार उठा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट में भी मुद्दा उठा कि शिमला में लोग पहले आते थे क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी इलाका होता था, काफ़ी हरियाली होती थी, लेकिन अब आने पर ऐसा लगता है कि जैसे कंक्रीट से बने शहर में कोई पर्यटक पहुंच गया हो। इसी वजह से लंबे वक्त से मांग उठ रही थी कि जो लगातार अनियंत्रित और अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन राजधानी शिमला में हो रहा है, जिसकी वजह से शिमला शहर का पूरा स्वरूप बदल रहा है, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। जिसके बाद अब हिमाचल सरकार ने ये ऐतिहासिक कदम उठाने का फैसला लिया है। तो ये थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।